नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं साथियों साहित्य निरूपण के अंतर्गत चतुर्थ परिच्छेद में आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य का भेद। साथियों, काव्य भेद में दो प्रकार के काव्य के भेद होते हैं। पहला ध्वनि काव्य होता है और दूसरा गुणीभूत व्यंग्य काव्य होता है। साथियों, जो गुणीभूत व्यंग्य काव्य आज हम पढ़ने वाले हैं, पिछले वीडियो में साथियों हम ध्वनि काव्य को अच्छे से समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आशा करता हूं कि वह वीडियो आप लोग देख लेंगे। और साथियों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगले आने वाले वीडियो आपके पास तक आसानी से पहुंच सकें। चलिए साथियों, हम पढ़ते हैं गुणीभूत व्यंग्य काव्य। साथियों, गुणीभूत व्यंग्य काव्य की परिभाषा आचार्य विश्वनाथ देते हैं कि अपरम तु गुणीभूत व्यंग्यम वाच्याद अनुत्तमे व्यंग्ये। अपरम का अर्थ साथियों, अपरम यानी कि जो दूसरा काव्य का भेद है वह है अपरम यानी काव्यम। अपरम काव्यम, अन्य काव्य जो है वह कैसा होता है, तो बोल रहे हैं कि वाच्याद अनुत्तमे व्यंग्ये। व्यंग्य अर्थ जहाँ पर वाच्य अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारी नहीं होता। अधिक चमत्कारी नहीं होता साथियों का मतलब यह है कि थोड़ा सा न्यून जहाँ पर रहता है व्यंग्यार्थ वाच्यर्थ की अपेक्षा, वहाँ पर काव्य में गुणीभूत नामक व्यंग्य होता है। काव्य का गुणीभूत व्यंग्य नामक भेद होता है। वही बात लिख रहे हैं, अपरम काव्यम अनुत्तमत्वम न्यूनतया साम्येन च संभवति। कि अनुत्तमत्वम का मतलब है, यहाँ पर जो अनुत्तम बोला है कारिका में, इसका अर्थ है कि अनुत्तमत्वम न्यूनतया साम्येन च संभवति, या उससे न्यून या उसके बराबर होता है। साथियों, इसके भी भेद होते हैं। जिस प्रकार से हमने ध्वनि काव्य के भेद पढ़े थे, 5355 भेद पढ़े थे साथियों हमने। 5355 भेद जो है हमने पढ़े थे ध्वनि काव्य के। इसके भेद इन्होंने 8 प्रकार के भेद बताए हैं साथियों। कौन कौन से 8 भेद बताए हैं मैं आपको बताता हूँ। तत्र स्यात् इतरांगम काक्वाक्षिप्तम च वाच्य सिद्ध्यंगम संदिग्ध प्राधान्यम तुल्य प्राधान्यम अस्फुटम अगूढ़म व्यंग्यम असुंदरम एवं भेदास्तस्योदिता अष्टौ। याद रखना साथियों, गुणीभूत व्यंग्य काव्य के 8 भेद होते हैं। चाहे आपसे किसी भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, नेट JRF से और JNU की एंट्रेंस एग्जाम में, BED का एंट्रेंस एग्जाम, कहीं पर भी साथियों जहाँ पर काव्य भेद से संबंधित प्रश्न बनते हैं वहाँ पर यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि काक्वाक्षिप्तम यह भेद किसका है, वाच्य सिद्ध्यंगम यह भेद किसका है, कौन से काव्य भेद का यह उदाहरण है, संदिग्ध प्राधान्यम कहाँ पर होता है, या असुंदर या व्यंग्य। इस प्रकार से साथियों कोई सा भी यहाँ पर आपका उदाहरण दे करके पूछा जा सकता है। साथियों, हम इनके उदाहरण पढ़ते हैं। सबसे पहला है स्यात् इतरांगम। इतरांगम का अर्थ होता है साथियों, जहाँ पर व्यंग्य अर्थ जो होता है वह क्या करता है, रस भावादि का पोषक मात्र होता है। गुणीभूत व्यंग्य काव्य में साथियों जो रस इतरांगम का अर्थ है, जो इतरांगम नामक भेद होता है, यह क्या होता है साथियों, यह रस भाव आदि का केवल पोषक मात्र होता है। और काक्वाक्षिप्तम का अर्थ तो हमें स्पष्ट हो रहा है कि काकू के द्वारा जो आक्षिप्त होता है वह काक्वाक्षिप्त कहलाता है। वाच्य सिद्ध्यंगम का अर्थ होता है साथियों, वाच्य अर्थ की निष्पत्ति का अंग, मतलब वाच्य अर्थ जहाँ से निकलता है उसका जो अंग है वही वाच्य सिद्ध्यंग कहलाता है। संदिग्ध प्राधान्यम का अर्थ होता है साथियों, जहाँ पर प्राधान्य संदिग्ध होता हो। और तुल्य प्राधान्यम का अर्थ होता है साथियों कि जिसका वाच्यार्थ के समान ही भाव तो प्रधान होना ही चाहिए। तुल्य प्राधान्यम यानी वाच्यार्थ के समान ही प्रधान भाव जहाँ पर होता हो। और अस्फुटम अर्थात साथियों की सहृदयों के लिए भी जो है बोधगम्य ना हो, वह अस्फुटम। और अगूढ़म किसको बोलेंगे साथियों, की वाच्यार्थ के समान है जो सभी के लिए, यानी कि गूढ़ मतलब हर व्यक्ति के लिए सुनने में ही समझ में आ जाए कि यह क्या कहना चाह रहा है, तो उसको गूढ़ बोलते हैं। इस प्रकार का जो व्यंग्य यानी गुणीभूत व्यंग्य होता है। और एक और भेद कौन सा हुआ साथियों, असुंदरम। असुंदरम का अर्थ साथियों यहाँ पर यह है कि अधिक चमत्कारी नहीं होता है। इस प्रकार से गुणीभूत व्यंग्य के 8 भेद होते हैं। अब साथियों हम इनके उदाहरण पढ़ते हैं 8 भेदों के। वही बता रहे हैं कि इतरस्य रसादेह अंगम रसादि व्यंग्यम। कि इतरस जो कहा था इतरांगम, यह क्या है, रसादि का मतलब रस आदि ही थोड़े से पोषक मात्र जहाँ पर व्यंग्य अर्थ में होते हैं तो उसको इतरांगम उसको कहते हैं। इसका उदाहरण दिया साथियों इन्होंने, अयम स रसनोत्कर्षी पीनस्तन विमर्दनः नाभ्युरुजघनस्पर्शी
नाभ्युर्जघनस्पर्शी नीवि विसृंशनम करः। अब यह साथियों उदाहरण तो है यह करुण रस का, लेकिन यहाँ पर श्रृंगार रस की प्रतीति दिखाई देती है, समझ में आती है। जिस प्रकार से अयम सरसनोत्कर्षी कोई नायिका है जो कि अपने पति का हाथ देख करके विलाप करती हुई उस हाथ के लिए बता रही कि ये वही जो है करहा यानी कि हाथ है। कौन सा? यह रसनोत्कर्षी, जो क्या करता था कि रसनोत्कर्षी का अर्थ होता है साथियों यहाँ पर करधनी को खींचने वाला। रसनोत्कर्षी पीनस्तन विमर्दनः, और इस प्रकार के स्तनों का मर्दन करने वाला। नाभ्युरुजघन स्पर्शी, नाभि उरु जघन आदि का स्पर्श करने वाला। नीवि विसृंशनम करहा, और वस्त्र की जो है गांठ, नीवि के वस्त्र की गांठ खोलने वाला जो है यह वही कर है। इस प्रकार से यहाँ पर साथियों श्रृंगार का, वियोग श्रृंगार का, विप्रलम्ब श्रृंगार का है ये एक उदाहरण इन्होंने दिया है। लेकिन इसमें श्रृंगार रस की हमें व्युत्पत्ति समझ में आती है। श्रृंगार रस का हमें श्रृंगार रस की प्रतीति यहाँ पर होती है। लेकिन ये है क्या वास्तव में करुण रस का, करुण रस इसमें है, और लेकिन श्रृंगार रस की प्रतीति होती है। इसलिए क्या है, थोड़ा सा व्यंग्य अर्थ में इन्होंने रस का पोषक थोड़ा सा रस हमें यहाँ पर जो है वह दिखलाई पड़ता है। तो ये इतरांगम का उदाहरण हो गया। और ये साथियों दो उदाहरण उन्होंने और दिए हैं, यह भी इतरांगम के ही हैं। मानुन्नतम प्रणयनी मनुनेतु कामस्तोत्सैन्य सागर रवोद्गत करणतापा हा हा कथम न भवतो रिपुराजधानी प्रासाद संतिषु तिष्ठति कामी लोकः और जनस्थाने भ्रांतम कनक मृगतृष्णन्थित धिया इत्यादि ये भी उदाहरण हैं। पर ये जो इसका पहला उदाहरण है साथी, उसी से प्रश्न इससे बनता है, इसलिए मैंने वही उदाहरण आपको बताया। दूसरा उदाहरण साथी उसका काक्वा क्षिप्तम। दूसरा जो भेद होता है गुणीभूत व्यंग्य काव्य का, काकु क्षिप्तम। काकु क्षिप्तम का हम पढ़ने वाले हैं। मथनामि कौरशतम समरेन कोपाद। सातवें भीम की युक्ति है, और भीम यहाँ पर जो है वह बोल रहा है अन्य अपने साथियों से कि मथनामि कौरशतम समरेन कोपाद दुःशासनस्य रुधिरं न पिबामि विरस्तः संचूर्णयामि गदया न स्यो धनोरु संधिं करोतु भवतां नृपतिः पणेन। इसका अर्थ यह है साथियों कि चाहे आपके राजा भवताम नृपति, चाहे आपके राजा पड़े ने यानी 5 गांव से संधि कर लें, तब भी मैं मथनामि कौरव शतम समरे न कोपात, कौरव शतम कौरवों के 100 भाइयों को नहीं मथूंगा, नहीं उनको मथूंगा नहीं, ऐसा नहीं। अपितु समरे यानी युद्ध में नहीं मथूंगा, ऐसा नहीं, अपितु मथूंगा और बहुत जल्दी उनका मथन करूंगा। यह इसका अर्थ निकलता है। दुःशासनस्य रुधिरम न पिबामि विरस्तः, दुःशासन की छाती का रुधिर नहीं पीऊंगा, ऐसा नहीं है, अपितु पीऊंगा और बहुत जल्दी पीऊंगा। इस प्रकार से जो क्रोध में उनकी युक्ति निकल रही है वह काकू के द्वारा आक्षिप्त होती हुई हमें यह बताती है। उसी प्रकार से बोल रहे हैं कि संचूर्णयामि गदयान सुयो धनोरु, दुर्योधन की उरु का यानी जंघा का मैं चूर्ण नहीं बनाऊंगा, ऐसा नहीं, अपितु बनाऊंगा, जंघा नहीं तोड़ूंगा, ऐसा नहीं है, अपितु जल्दी ही तोड़ूंगा, चाहे आपके राजा 5 गांव की संधि कर भी लें तब भी। इस प्रकार से यह भीम की युक्ति जो हमें काकू के द्वारा आक्षिप्त होती हुई यहाँ पर प्रतीत होती है। उसी प्रकार से साथियों उदाहरण दिया है इन्होंने काकू आक्षिप्त के बाद में। क्या था हमारा तीसरा भेद जो है इसका, इतरांगम काक्वाक्षिप्तम वाच्य सिद्ध्यंगम। वाच्य सिद्ध्यंगम का अर्थ होता है साथियों, मैंने ये भी आपको बताया था कि जहाँ पर प्रधानता रहती है वाच्य अर्थ की, वहीं पर वाच्य सिद्ध्यंगम नामक भेद होता है। साथियों यही बात यहाँ कारिका में भी लिख रहा है कि मथनामि एव इत्यादि व्यंग्यम वाच्यस्य निषेधस्य सहभावेनैव स्थितम। वह वाच्य का निषेध ऐसा नहीं है, बल्कि यह बताना चाह रहे हैं कि मैं ऐसा करूँगा ही करूँगा, जो कि हमें मथनामि एव इत्यादि व्यंग्य के द्वारा, व्यंग्य यानी व्यंग्य में भी काकू के आक्षिप्त वाले भेद से हमें प्रतीत होता है। अब अगले वाला भेद हमारा है वाच्य सिद्ध्यंगम का उदाहरण साथियों, दीपयन रोदसी रंध्रम एष ज्वलति सर्वतः प्रतापस्तव राजेंद्रो वैरीवंश दवानलः। हे राजेंद्र तव प्रताप, आपका प्रताप कैसा है, तो बोल रहे हैं वैरी वंश दवानलः, शत्रुओं के वंश का दावानल रूप जो आपका प्रताप है। तो जो दावानल है साथियों उसी को उन्होंने प्रताप कर दिया है, कि प्रताप का आरोप कर दिया है वैरी वंश दवानलः के ऊपर। तो हे राजेंद्र, हे राजा, आपका जो प्रताप, आपका जो वैरी वंश दावानल है वही आपका प्रताप है। और जो आपका प्रताप है वह किस तरीके से
दीप्त हो रहा है, प्रदीप्त हो रहा है, तो बोल रहे हैं रोदसी रंध्रम एषा ज्वलति सर्वतः। रोदसी रंध्रम एषा यानी कि पृथ्वी और आकाश के बीच में अंध्र अंध्र यानी कि अंधकार का नाश करते हुए यह सभी जगह ज्वलित यानी कि प्रकाशित हो रहा है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि अत्र अन्वयस्य वेणुत्वाद, एक सेकंड साथियों, कुछ आपका जो प्रताप है वह कैसा है, प्रतापस्तव राजेंद्र वैरिवंश दवानलः। तो बता रहे हैं कि अत्र अन्वयस्य वेणुत्वारोपण रूपो व्यंग्यः प्रतापस्य दावानल नलत्वाद आरोप सिद्ध व्यंग्यम, कि आपका जो प्रताप है वह कैसा है, तो बोल रहे हैं वेणुत्वारोपण आरोपण रूप व्यंग्य यहाँ पर कर दिया है प्रताप में। वैरिवंश दवानलः कि राजा का जो वंश है, जो राजा के जो शत्रुओं का वंश है, उन्होंने अपने प्रताप से उसका खंडन कर दिया है, उसका नाश कर दिया है। तो वह व्यंग्य के द्वारा प्रतापस्य व्यंग्य से प्रताप व्यंग्य प्रतापस्य दावानलत्व आरोप सिद्ध्यंगम, वही बोल रहे हैं कि दावानल का उसमें जो है आरोप करते हैं यहाँ पर सिद्ध व्यंग्य वाच्य सिद्ध्यंग का यहाँ पर उदाहरण है साथियों। उसी प्रकार से इसके बाद जो चौथा वाला भेद है हमारा, कौन सा भेद है चौथा वाला, वाच्य सिद्ध्यंगम के बाद में है संदिग्ध प्राधान्यम, जहाँ पर साथियों प्रधान जो अर्थ है वह संदिग्ध रहता है, तो वहाँ पर कौन सा भेद होता है, संदिग्ध प्राधान्यम। उसका उदाहरण दे रहे हैं साथियों कि हरस्तु किंचित परिवृत्तहार्यः परिवृत्तधैर्यः इत्यापौ विलोचन व्यापार चुम्बनाभिलाषयोः प्राधान्य संदेहः। यह साथी उदाहरण दिया है इन्होंने, एक श्लोक है कोई कि हरस्तु किंचित परिवृत्त धैर्यः इत्यादि श्लोक में विलोचन व्यापार के द्वारा चुम्बन और अभिलाष की जो है यहाँ पर कामना होती है, तो वहाँ पर जो प्राधान्य अर्थ है उसका उसी में संदेह की प्रतीति होती है, इसलिए प्राधान्य संदेह का उदाहरण हुआ। इसके बाद साथियों प्राधान्य संदेह के बाद हमारा उदाहरण है भेद है तुल्य प्राधान्यम, जहाँ पर क्या होता है तुल्य प्राधान्य में साथियों तुल्य प्राधान्य जिसका प्राधान्य, हाँ सर, जिसका वाच्यार्थ के समान ही प्रधान भाव रहता है उसको तुल्य प्राधान्य बोलते हैं। उसका उदाहरण दे रहे हैं साथियों कि ब्राह्मणातिक्रम त्यागो भवतामेव भूतये जामदग्न्यश्च वो मित्रम अन्यथा दुर्मनायते। ये एक ब्राह्मण की युक्ति है, वह बोल रहा है कि ब्राह्मणों का यदि तुम अतिक्रम त्यागो, यदि उनके सत्कार का तुम त्याग कर दोगे तो जो है जामदग्निश्च वो मित्रम अन्यथा दुर्मनायते, जो परशुराम जी हैं जामदग्नि जी जो हैं उनका जो है वह आपको छोड़ेंगे नहीं, यानी कि आपका कल्याण नहीं होगा। आपका कल्याण किसमें है, तो ब्राह्मण का सत्कार जो है सत्कार का त्याग ना करने में, यानी कि आप ब्राह्मणों का सत्कार करते रहिए, नहीं तो जो है आपका नाश होने में, आपके कुल का नाश होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। रक्षः कुलक्षयम करिष्यति व्यंग्यस्य वाच्यस्य समम प्राधान्यम, जहाँ पर समम प्राधान्य होता है, तुल्य प्राधान्य जहाँ पर होता है वह उसका उदाहरण इन्होंने दिया। अब इसके बाद साथियों हमारा कौन सा वेद है, अस्फुटम। अस्फुटम का अर्थ होता है साथियों की जो सर्वजन संवेद्य नहीं होता है। संधौ सर्वस्वहरणम विग्रहे प्राण निग्रह अलाउद्दीन नृपतौ न संधिर न च विग्रह। यह आचार्य विश्वनाथ का ही श्लोक है। यह उदाहरण देते हैं कि संधौ सर्वस्वहरणम, जो अलाउद्दीन नामक जो राजा है उससे यदि तुम संधि करोगे तब भी तुम्हारा सब कुछ हरण हो जाएगा, और नहीं करोगे तब भी तुम्हारा सब कुछ यानी प्राण जाना है। इसलिए अलाउद्दीन नृपति राजा से न संधिर न च विग्रह, न संधि करने में फ़ायदा है, न च विग्रह करने में, न लड़ाई करने में, न संधि करने में, किसी में भी तुम्हारा फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर अलाउद्दीन आख्ये नृपतौ दान साम आदि अंतरेण न अन्यः प्रशम उपायः इति व्यंग्यम व्युत्पन्नम अपि झटिति अस्फुटम। यह जो है कि हर किसी व्यक्ति को भी तुरंत समझ में आ जाता है और किसी को नहीं भी आता है। इस प्रकार से अस्फुट का अर्थ होता है कि अलाउद्दीन नृपति से न संधि और न बैर दोनों करने में फ़ायदा नहीं है। अब इसके बाद साथियों हमारा भेद कौन सा हुआ, गूढ़म। गूढ़म का अर्थ होता है साथियों किसी को भी थोड़े से ही उसमें समझ में आ जाए कि क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या इनका बोलने का तात्पर्य है, तो गूढ़ होता है। जैसे अनेन लोक गुरुना सताम धर्मोपदेशिना अहम व्रतव्रति स्वैरम उक्तेन किमितः परम, कि मैं जो है एक स्त्री की युक्ति साथी है कि अनेन लोक गुरुना, इन जो लोक गुरु हैं इन्होंने क्या किया है, सताम धर्मोपदेशिना, जो धर्म का उपदेश देने वाले संत आदमी हैं, इन्होंने अहम व्रतव्रति स्वैरम, मैं जो है पतिव्रती हूँ, और उक्तेन किमितः परम, तो इन्होंने क्या किया, इस प्रकार से वह आगे पूरी बात को नहीं बोलना चाहती है,
तो यह बात जो है क्या नहीं बोलना चाहती, वह भी लोग जो है समझ जाते हैं कि मैं पतिव्रता थी और इन्होंने जो धर्म का उपदेश करने वाले हैं, लोक के गुरु हैं, इन्होंने मेरे साथ क्या किया वह आगे नहीं बोल रही कि मतः परम, और बोलने से क्या फ़ायदा। फिर भी जो है लोग वह समझ जाते हैं कि अर्थ उसका लोगों को समझ में आ जाता है, क्योंकि गूढ़ है। शाक्य मुने हैं त्रयग योषिति बलात्कारोपभोगः स्फुटतया वाच्यमानात् इति गूढ़म। क्या बोल रहे हैं साथियों कि शाक्य मुनि ने त्रयग योषिति, यानी कि त्रयग योषिति का अर्थ होता है साथियों कि नीच जाति की जो है स्त्री है उससे जो है बलात्कार करके उपभोग करके इन्होंने उसको खंडित कर दिया है। तो यह उदाहरण के द्वारा यहाँ पर गूढ़ यानी कि सर्वजन संवेद्य हो रही है। इसके बाद साथियों उदाहरण आया हमारा किसका, गुणों के बाद में असुंदरम। असुंदरम का क्या उदाहरण दिया साथियों उन्होंने कि वाणीरकुंजोड्डीन शकुनी कोलाहलम शृण्वन्त्याः गृहकर्म व्यापृतायाः वध्वाः सीदत्यंगानि। इस प्रकार की जो वधू है जो अपने घर के काम में गृह कार्य में व्यावृत है, यानी कि घर के काम करने में लगी हुई है, लेकिन जब उसको वाणीर कुंजोड्डीन यानी कि जो वेतस लता के, जो कि छोटा सा उद्यान है, कोई सी वाटिका है, वहाँ पर जो लगे वेतस के कुंज यानी कि पेड़, छोटे छोटे से उद्यान के जो वृक्ष छोटे छोटे से पेड़ हैं जो हिल रहे हैं, लताएं हैं, कुंज आदि हैं जो हिल रहे हैं, और उनके हिलने से यानी कि वहाँ पर जो शकुनी आदि हैं, तोता मैना आदि जो उड़ रहे हैं, उड़ने से उनका जो कोलाहल है वह जब युवती जो घर में काम कर रही है जब सुनती है तो वह अंगानी सीदंती, उसके जो अंग हैं वह क्या है, शिथिल हो रहे हैं। तो इससे क्या पता पड़ता है साथियों, अत्र दत्त संकेतः कश्चिद लताग्रहं प्रविष्ट इति व्यंग्यात् सीदत्यंगानि इति वाच्यस्य चमत्कारः सहृदय संवेद्यः इति असुंदरम। कि उसका कोई मिलने वाला जो है वह वहाँ झाड़ियों में जा कर के बैठ चुका है, तो वहाँ जब बैठ चुका है तो वहाँ झाड़ियाँ हिलने से वहाँ के जो पक्षी हैं वह उड़ गए हैं। तो उड़ने के कारण वह समझ गई कि मेरा जो उपपति है, मेरा जो प्रेमी है, वह वहाँ जा कर के कश्चित लता ग्रह में, उद्यान में, वाटिका में जा कर के, कुंज ग्रह में जा कर के बैठ गया है। इस प्रकार से वह समझने के कारण उसका जो है उसके अंग जो हैं वह शिथिल हो गए हैं। इस प्रकार से वाच्य का चमत्कार जो सहृदय संवेद्य को है उसको असुंदरम कहते हैं। यह साथी हो गए, इसके 8 प्रकार के भेद हो गए। इसके बाद इन्होंने बताया है साथियों कि 2 प्रकार के तो काव्य होते हैं, एक ध्वनि काव्य होता है और दूसरा होता है गुणीभूत व्यंग्य काव्य। इसके बाद में बता रहे हैं कि कोई लोग यानी कि आचार्य मम्मट आदि का उदाहरण देते हैं कि शब्द चित्रम वाच्य चित्रम व्यंग्यम तु अवरम स्मृतम। किन्हीं लोगों ने शब्द चित्र और वाच्य चित्र के अलावा भी मतलब शब्द चित्र को भी इन्होंने चित्रभेद नामक एक काव्य इन्होंने और बनाया है। तो उसका खंडन करते हैं कि तन्ना यदि ही अव्यंग्यत्वेन व्यंग्यभावस् तदा तस्य काव्यत्वम अपि नास्ति थी। जब अव्यंग्य के कारण व्यंग्य का भी जो है भाव खत्म होता है तो वहाँ पर उसको काव्य हम नहीं कह सकते, क्योंकि प्रागे वोक्तम पहले ही समझा दिया है। ईषद व्यंग्यत्वम इति चेत किम नाम ईषद व्यंग्यत्वम आस्वाद्य व्यंग्यत्वम नानास्वाद व्यंग्यत्वम वा आद्य प्राचीन भेदयोः आवान्तपातः द्वितीयत्व काव्यत्वम। यदि च आस्वाद्यत्वम तदा क्षुद्रत्वम एव क्षुद्रतायाम अनास्वाद्यत्वा तदुक्तम ध्वनिकृता। ध्वनिकृता का उदाहरण यानी कि ध्वनिकार का उदाहरण इन्होंने दिया है साथियों कि प्रधान गुण भावाभ्याम व्यंग्यस्यैवं व्यवस्थिते उभे काव्ये ततो अन्यद तच्चित्रम इति अभिधीयते। कि जो व्यंग्यार्थ की प्रधान तथा गुण भाव से व्यवस्था होने पर, क्योंकि जो प्रधान व्यंग्यार्थ होता है साथियों उसको प्रधान और गुण इस प्रकार से 2 का भेद हम उसके कर देते हैं। करने के बाद काव्य के भेद समाप्त हो जाते हैं। फिर भी यदि आपको करना है तो जो कहलाएगा वह शब्दार्थ की योजना के साथ ही जो कहलाएगा तच्चित्रम अभिधीयते, उसको चित्र काव्य कह सकते हैं। फिर से होता नहीं है, क्योंकि व्यंग्यार्थ का 2 ही, एक प्रधान और एक गुण। इस प्रकार से हमने उसके भेद कर दिए हैं। तो साथियों यह चतुर्थ परिच्छेद आज हमारा समाप्त हुआ साहित्य दर्पण के अंतर्गत, जिसका नाम है काव्य भेद। याद रखिए साथियों, काव्य भेद स्वरूप रूपण नाम काव्य चतुर्थ परिच्छेद आचार्य विश्वनाथ के द्वारा यह आज हमारा समाप्त हुआ। साथियों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, और लाभदायक साथियों यदि होगा तो आप इसको वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक एवं शेयर करेंगे। धन्यवाद साथियों, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।